हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। बीएड फर्स्ट ईयर में जनरल साइंस सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, जिसमें हम शिक्षण के उद्देश्य, लक्ष्य से संबंधित बात कर रहे थे। उसी सीक्वेंस में आज हमारा टॉपिक रहेगा शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। तो अधिगम शिक्षण प्रक्रिया में शैक्षिक उद्देश्यों का विशेष महत्व होता है। कल भी हमने बात करी थी कि शैक्षिक उद्देश्यों का विशेष महत्व इसलिए होता है क्योंकि यदि हमारा कोई उद्देश्य नहीं होगा तो हम मेहनत किसके लिए करेंगे। उसके लिए पहले हमें एक टारगेट निश्चित करना होगा, एक उद्देश्य निश्चित करना होगा। उद्देश्यों पर दृष्टि केंद्रित किए बिना शिक्षण प्रक्रिया दिशाहीन एवं गतिहीन होती है तथा मूल्यांकन में भी वस्तुनिष्ठता संभव नहीं होती है। इसी क्रम में बेंजामिन एस ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण में शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। प्रोफेसर बी.एस. ब्लूम तथा सहयोगियों द्वारा सीखने की क्रिया को 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो आज हम ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण को मानव व्यक्तित्व के 3 पक्षों के आधार पर विभाजित किया है। ब्लूम तथा उनके साथियों द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को एक त्रिआयामी विभाजन ब्लूम वर्गीकरण, जिसे नाम दिया गया है त्रिआयामी विभाजन ब्लूम वर्गीकरण, शिक्षा के क्षेत्र में आज भी बहुतायत से प्रयोग में लाया जाता है। ब्लूम की पाठ योजना उद्देश्यों पर आधारित है और ये 3 जो पक्ष बताए गए हैं, जो त्रिआयामी विभाजन जो बताया जा रहा है, उसमें 3 पक्षों को निर्धारित किया गया है, जिसमें है ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोक्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और तीसरा है मनोक्रियात्मक पक्ष। बालक के व्यवहार में परिवर्तन और विकास, व्यक्तित्व इन्हीं 3 पक्षों में होता है। इसी को आधार मानकर ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा है: ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य, भावात्मक पक्ष के उद्देश्य और मनोक्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य। तो ब्लूम के अनुसार जो वर्गीकरण किया है शिक्षण के उद्देश्यों का, वह 3 प्रकार से किया गया है। उन्होंने व्यक्तित्व के विकास के आधार पर ही उन पक्षों को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक 3 व्यक्तित्व के विकास के पक्ष बताए गए हैं और इन्हीं के आधार पर शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है कि ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य कौन कौन से होंगे, भावात्मक पक्ष के उद्देश्य कौन कौन से होंगे और मनोक्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य कौन कौन से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य। सबसे पहले ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर। इसमें वे उद्देश्य शामिल हैं जिनका संबंध ज्ञान का स्मरण तथा प्रत्याभिज्ञान करने का बौद्धिक योग्यताओं का विकास करने से है। इसमें कौन से उद्देश्य शामिल है? इसमें वे उद्देश्य शामिल हैं जिनका संबंध ज्ञान का स्मरण, हम जब लेसन प्लानिंग सीख रहे थे तब हमने पढ़ी थी प्रत्यास्मरण, प्रत्याभिज्ञान, जिनका इसमें वे उद्देश्य शामिल हैं जिनका संबंध ज्ञान का स्मरण तथा प्रत्याभिज्ञान करने का बौद्धिक योग्यताओं का विकास करने से है। ब्लूम ने मानसिक प्रक्रियाओं की जटिलता और क्रम के अनुसार ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। यह पक्ष सूचनाओं तथा तथ्यों और ज्ञान को ग्रहण करने से संबंधित है। तो जो ज्ञानात्मक पक्ष है वह
सूचनाओं तथा तथ्यों और ज्ञान को ग्रहण करने से संबंधित है। इस पक्ष के अंतर्गत आने वाले उद्देश्य ज्ञान के पुनः स्मरण, पहचान और बौद्धिक क्षमताओं के विकास से संबंधित होते हैं। तो ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर के अंतर्गत बताया गया है कि यह पक्ष सूचनाओं और तथ्यों और ज्ञान को ग्रहण करने से संबंधित होता है। इस पक्ष के अंतर्गत पुनः स्मरण, पहचान, बौद्धिक क्षमताओं के विकास से संबंधित उद्देश्य होता है तथा इन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष के वर्गीकरण में दो सिद्धांत बताए हैं। पहला है सामान्य से जटिल की ओर, क्योंकि जब हमने कहा है कि ब्लूम का जो उद्देश्य है वह लेसन प्लानिंग पर आधारित है और उसमें लेसन प्लानिंग में हम सबसे पहले करते हैं प्रत्यास्मरण, प्रत्याभिज्ञान। तो प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान के अंतर्गत भी क्या होता है कि पहले जो टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं, जिससे संबंधित शिक्षण करवाने वाले हैं, उसकी पहले पहचान और पुनः स्मरण करेगा। तो ज्ञानात्मक पक्ष है, उसका वर्गीकरण दो सिद्धांतों के आधार पर माना गया है। पहला सिद्धांत है सामान्य से जटिल की ओर और दूसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर। सामान्य से जटिल की ओर और मूर्त से, क्योंकि वह पुनः स्मरण करता है, वह पुनः स्मरण करता है, पहचान करता है, अतः मूर्त से अमूर्त की ओर और सामान्य से जटिल की ओर बताया गया है। इस क्षेत्र के उद्देश्यों को 6 वर्गों में बांटा गया है। ज्ञानात्मक पक्ष के जो उद्देश्य हैं उन्हें 6 वर्गों में बांटा गया है, जिन्हें सरल से जटिल के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ज्ञानात्मक उद्देश्य द्वारा ज्ञानात्मक पक्ष के विकास के लिए 6 स्तरों को पार करना जरूरी है, जिसमें पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो पहला है ज्ञान। ज्ञान उद्देश्य ज्ञानात्मक स्तर का निम्नतम उद्देश्य है। ज्ञान उद्देश्य के अंतर्गत निम्नलिखित ज्ञान सम्मिलित है। देखिए, हम ब्लूम के अनुसार जो शिक्षण का उद्देश्य है, जो शैक्षणिक उद्देश्य है, उनका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। उन्होंने 3 पक्ष बताए हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। इन तीनों को मिलाया है। उसके अंतर्गत हम पहला पढ़ रहे हैं ज्ञानात्मक पक्ष। इसमें उन उद्देश्यों को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध किससे होता है, ज्ञान के प्रत्यास्मरण या पहचान तथा बौद्धिक योग्यताओं के विकास से होता है। इस पक्ष के वर्गीकरण में 2 सिद्धांतों को आधार माना गया है, सामान्य से जटिल की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। अब है कि ज्ञानात्मक पक्ष जो है उसको 6 वर्गों में बांटा गया है। ज्ञानात्मक पक्ष को कितने वर्गों में बांटा गया है? 6 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है ज्ञान। ज्ञान उद्देश्य ज्ञानात्मक स्तर का निम्नतम उद्देश्य है। ज्ञान उद्देश्य के अंतर्गत निम्नलिखित ज्ञान सम्मिलित होता है। तो ज्ञान के अंतर्गत विशिष्ट तत्वों का ज्ञान, शब्दावली का ज्ञान, असंबंधित तथ्यों का ज्ञान, संकेतों का ज्ञान, परंपराओं का ज्ञान, प्रवृत्तियों तथा क्रम का ज्ञान, कसौटी या मापदंड का ज्ञान, विधियों का ज्ञान, श्रेणियों एवं वर्गीकरण का ज्ञान, नियमों और सिद्धांतों का ज्ञान। तो ज्ञान के अंतर्गत कौन कौन सा ज्ञान सम्मिलित है? ज्ञान उद्देश्य के अंतर्गत
विशिष्ट तत्वों का ज्ञान, शब्दावली का ज्ञान, असंबंधित तथ्यों का ज्ञान, संकेतों का ज्ञान, परंपराओं का ज्ञान, प्रवृत्तियों तथा क्रम का ज्ञान, कसौटी या मापदंड का ज्ञान, विधियों का ज्ञान कि कौन कौन सी विधियां होंगी पढ़ाने के लिए, श्रेणियों तथा वर्गीकरण का ज्ञान, नियमों और सिद्धांतों का ज्ञान। ज्ञान के अंतर्गत आएगा प्रत्यास्मरण करना और प्रत्याभिज्ञान करना। जो लेसन प्लानिंग में जब हम व्यवहारगत उद्देश्य और उद्देश्य लिखते हैं तो सबसे पहला आता है ज्ञान, जिसके अंतर्गत लिखा जाता है विशिष्टीकरण में प्रत्यास्मरण करना और प्रत्याभिज्ञान करना। तो प्रत्यास्मरण के अंतर्गत आता है अर्थात रिकॉल करना, वापस रिमाइंड करना, पुनः रिमाइंड करना। तो प्रत्यास्मरण करना तथ्य, संबंध, घटना तथा नियम का ज्ञान करना और पदों का ज्ञान करना आता है प्रत्यास्मरण के अंतर्गत। और प्रत्याभिज्ञान यानी कि पहचान करना, तो तथ्यों, संबंधों, नियमों को पहचानना, परिभाषा, सूत्र, शब्दावली, प्रतीक, विधि, परंपरा की पहचान। जो भी टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं, जिस भी विषय वस्तु से संबंधित जिस भी प्रकरण का हम शिक्षण करवाने वाले हैं, उसमें सबसे पहला हमारा उद्देश्य होगा ज्ञान, जिसके अंतर्गत होगा प्रत्यास्मरण करना और प्रत्याभिज्ञान करना। तो प्रत्यास्मरण के अंतर्गत क्या होगा? छात्र तथ्य, संबंध, घटना तथा नियम का ज्ञान करेंगे और पदों का ज्ञान करेंगे। प्रत्याभिज्ञान पहचान करना के अंतर्गत तथ्यों, संबंधों, नियमों को पहचानेंगे, परिभाषा, सूत्र, शब्दावली, प्रतीक, विधि आदि की पहचान करना सीखेंगे। दूसरा उद्देश्य है अवबोध। अवबोध ज्ञान से उच्च स्तर का उद्देश्य है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि ज्ञान निम्नतम स्तर का उद्देश्य है। सबसे पहला है जिसमें बच्चा पहचान करेगा, पुनः स्मरण करेगा। वह कोई भी अगर किसी भी चीज़ का कोई साइन होगा तो उसे पहचानेगा, परिभाषा को पहचानेगा, पदों को पहचानेगा। अर्थात सबसे पहले वह पहचान करना सीखेगा, रिकॉल करेगा। किसी भी विषय वस्तु से संबंधित उसके माइंड में थोड़ी बहुत भी यदि जानकारी होगी तो उसका पुनः स्मरण वह करेगा उस टॉपिक से संबंधित। इसलिए वह निम्नतम स्तर का उद्देश्य है। अवबोध, अवबोध ज्ञान से उच्च स्तर का उद्देश्य है। अवबोध का अर्थ होता है नवीन ज्ञान के प्रति समझ विकसित करना। अवबोध में क्या होगा? जो नया ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं स्टूडेंट्स, अर्थात जो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, जिस प्रकरण से संबंधित बातें वो सुनने समझने वाले हैं, उसके प्रति समझ विकसित करना अवबोध उद्देश्य के अंतर्गत होता है। नवीन ज्ञान के प्रति समझ विकसित करना, इसे अर्थ ग्रहण के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। अवबोध उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी अनुवाद, वर्गीकरण करना, भेद करना, तुलना करना, परिवर्तन करना आदि सीख सकता है। और व्याख्या 3 प्रकार की क्रिया करता है। अवबोध में वाक्य, चित्र, नमूने में कमी निकालना, सुधार करना। अवबोध के अंतर्गत क्या क्या होगा? जिसमें सबसे पहला है वाक्य, चित्र, नमूने यानी कि जो भी मॉडल होगा में कमी निकालना, सुधार करना। सेकंड, अपने अपने शब्दों में व्याख्या करना, अनुवाद करना। थर्ड है वर्गीकरण करना, तुलना करना, अंतर स्पष्ट करना। फोर्थ है संकेत को शब्दों में बताना, उदाहरण देना, भेद करना।
ये सारी चीज़ें आप जब लेसन प्लानिंग करेंगे तब उसमें ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं, क्योंकि लेसन प्लानिंग में सबसे पहले हम उद्देश्य लिखते हैं और उद्देश्य के अंतर्गत स्टूडेंट्स में क्या व्यवहारगत परिवर्तन होने वाला है, उनमें क्या व्यवहारगत परिवर्तन होगा, वो इसी से संबंधित करके लिखा जाता है, समझा जाता है, और ये हमारा उद्देश्य होता है। क्योंकि ये हमारा उद्देश्य है और उसमें आगे लिखते हैं व्यवहारगत परिवर्तन। उसमें आता है कि स्टूडेंट्स में क्या परिवर्तन हुआ, तो हमारा उद्देश्य क्या था, उस उद्देश्य को हमने पूरा किया, तो बच्चों के द्वारा हमने ये प्राप्त किया कि बच्चों ने ये सीखा है। तो सेकंड अवबोध में आता है कि वाक्य चित्र नमूने में कमी निकालना, सुधार करना, अपने अपने शब्दों में व्याख्या करना, अनुवाद करना, वर्गीकरण करना, तुलना करना, अंतर स्पष्ट करना, संकेत को शब्दों में बताना, उदाहरण देना, संक्षिप्त करना, किसी में भेद करना, उल्लेख करना, सामान्यीकरण करना, प्रतिपादन करना आदि चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये है सेकंड उद्देश्य अवबोध, ज्ञानात्मक पक्ष का। थर्ड है अनुप्रयोग। इस स्तर पर विद्यार्थी सीखे गए ज्ञान का उपयोग नवीन परिस्थितियों में समस्या के समाधान के लिए करता है। थर्ड है अनुप्रयोग। इस स्तर पर विद्यार्थी सीखे गए ज्ञान का उपयोग नवीन परिस्थितियों में समस्या के समाधान के लिए करता है। नियम, प्रणालियों, अवधारणाओं, सिद्धांतों का परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग कर सकने की योग्यता इसमें सम्मिलित की जा सकती है। अनुप्रयोग के अंतर्गत नियम, प्रणालियों, अवधारणाओं, सिद्धांतों का परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग कर सकने की योग्यता सम्मिलित की जाती है, जिसके अंतर्गत होगा तथ्यों से संबंध स्थापित करना, नवीन योजना बनाना, दूसरा हो सकता है सामान्यीकरण करना, निदान करना, प्रयोग करना, थर्ड है पूर्वानुमान लगाना, सत्यापन करना, अमूर्त को मूर्त परिस्थितियों से अमूर्त को मूर्त परिस्थितियों में प्रयोग में लाना आदि। फोर्थ है विश्लेषण, एनालिसिस। इस स्तर पर विद्यार्थी किसी पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करके उसे निर्मित करने वाले तत्वों में विभाजित करता है और उनमें परस्पर संबंध स्थापित करता है। इस स्तर पर विद्यार्थी किसी पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करके उसे निर्मित करने वाले तत्वों में विभाजित करता है और उनमें परस्पर संबंध स्थापित करता है। इस क्रिया द्वारा विषय वस्तु की संगठनात्मक संरचना के स्वरूप को समझा जा सकता है। तो फोर्थ उद्देश्य है विश्लेषण, अर्थात विश्लेषण किया जाता है पाठ्य वस्तु निर्मित करने वाले तत्वों में आपस में संबंध स्थापित किया जाता है और संगठनात्मक विषय वस्तु का जो संगठनात्मक जो संरचना का स्वरूप है उसे समझा जाता है। विषय वस्तु को घटकों में बांटना और तत्वों का विश्लेषण। और सेकंड है संबंधों का विश्लेषण, सिद्धांत का विश्लेषण। सूचनाओं में संबंध स्थापित किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, उनमें तुलना व विभाजन किया जाता है और सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। फिफ्थ है संश्लेषण। संश्लेषण उस क्षमता की ओर संकेत करता है जिसमें विषय सामग्री के विभिन्न अंगों को नई समग्रता के साथ संयोजित किया जा सके
इसके स्तर पर विद्यार्थी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए गए विश्लेषण किए गए तत्वों को एकत्रित करके अपनी सृजनात्मक क्षमताओं का उपयोग करते हुए एक नवीन वस्तु का निर्माण करते हैं। संश्लेषण के अंतर्गत क्या आता है? विश्लेषण में तो क्या होता है कि डिवाइडेशन किया जाता है, विभाजन किया जाता है और आपस में संबंध स्थापित किया जाता है, उन्हें अलग किया जाता है, तुलना की जाती है, आपस में संबंध स्थापित किया जाता है। और संश्लेषण के अंतर्गत होता है कि विषय सामग्री के विभिन्न अंगों को नई समग्रता के साथ संयोजित किया जाता है तथा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए गए विश्लेषण किए गए तत्व एकत्रित करके नई वस्तु का निर्माण किया जाता है। जैसे विद्यार्थियों द्वारा पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग न लेने की समस्या पर परिकल्पना का निर्माण करना, अर्थात नवीन समस्या समाधान हेतु परिकल्पना का निर्माण करना। तो संश्लेषण के अंतर्गत क्या आएगा कि तथ्यों से नवीन संप्रेषण का उत्पादन, योजना का निर्माण करना, संबंध स्थापित करना। थर्ड है नए समूह बनाना, सामान्यीकरण करना। यह है संश्लेषण के अंतर्गत। सिक्स्थ है मूल्यांकन। मूल्यांकन पठन सामग्री की उपयोगिता के परीक्षण करने की क्षमता से संबंधित होता है। यह परीक्षण निश्चित मापदंडों पर आधारित होना चाहिए। यह ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर होता है। निम्नतम स्तर था ज्ञान और सर्वोच्च स्तर है मूल्यांकन। यह ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर है। इस स्तर पर व्यक्ति विभिन्न विचारों, नियमों, विधियों, सिद्धांतों आदि की आलोचनात्मक व्याख्या कर सकता है और इनके संबंध में मात्रात्मक तथा गुणात्मक निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। जैसे पाठ्यक्रम में जीवन कौशल विषय को सम्मिलित कर अपनी विवेचनात्मक टिप्पणी उदाहरण सहित प्रस्तुत करना, तो मूल्यांकन में होता है कि निश्चित मापदंडों के आधार पर परीक्षण किया जाता है। विभिन्न विचारों, नियमों, विधियों, सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या की जाती है तथा इनके संबंध में मात्रात्मक और गुणात्मक निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। तो मूल्यांकन के अंतर्गत है किसी विषय के औचित्य के बारे में निर्णय देना, पक्ष या विपक्ष में तर्क देना, आलोचना करना और थर्ड है मूल्य निर्धारित करना। तो देखिए आज हमने पढ़ा शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। अधिगम शिक्षण प्रक्रिया में शैक्षणिक उद्देश्यों का विशेष महत्व होता है क्योंकि इसके बिना शिक्षण की प्रक्रिया वो क्या होती है? दिशाहीन एवं गतिहीन होती है। यदि कोई उद्देश्य ही नहीं होगा तो कल भी हमने पढ़ा था कि ऐसे शिक्षण का महत्व नहीं होता है। बेंजामिन एस ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण के अंतर्गत शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। यह वर्गीकरण 3 पक्षों के आधार पर है। संज्ञानात्मक व्यक्तित्व विकास के 3 पक्षों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है शैक्षणिक उद्देश्यों का। ज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष, जिसमें से आज हमने सबसे पहला पक्ष ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त की है। ज्ञानात्मक पक्ष में उन उद्देश्यों को शामिल किया जाता है जिनका संबंध ज्ञान के प्रत्यास्मरण या पहचान तथा बौद्धिक योग्यताओं और कौशल के विकास से होती है। इस पक्ष, कौन सा पक्ष? ज्ञानात्मक पक्ष के वर्गीकरण में 2 सिद्धांतों को आधार माना गया है। वह 2 सिद्धांत हैं। पहला है सामान्य से जटिल की ओर और दूसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर। अब है कि ज्ञानात्मक पक्ष को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है जिसमें सबसे पहला है ज्ञान।
ज्ञान के अंतर्गत सूचना को परिभाषित करना, पहचानना, प्रत्यास्मरण करना, वर्णन करना, सूची बनाना, चयन करना आदि। दूसरा है विशिष्ट वस्तुओं को परिभाषित करना, उनकी सूची बनाना, नामकरण करना। तीसरा है आलेख तैयार करना। सेकंड उद्देश्य है बोध, अवबोध। अवबोध में वर्गीकरण करना, भेद करना, तुलना करना, व्याख्या करना, उदाहरण देना, अनुमान लगाना आदि आते हैं। थर्ड है प्रयोग। प्रयोग के अंतर्गत सूचना को प्रयोग में लाने की योग्यता विकसित होती है। भविष्यवाणी कर सकते हैं। अमूर्त को मूर्त परिस्थितियों में प्रयोग में लाना, प्रयोग करना, सामान्यीकरण करना। फोर्थ है विश्लेषण। विश्लेषण के अंतर्गत होता है कि सूचना को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, तत्वों का विश्लेषण किया जाता है, सूचनाओं में संबंध स्थापित किया जाता है, तुलना की जाती है और सिद्धांत का विश्लेषण किया जाता है। फिफ्थ है संश्लेषण करना। इसमें सूचना के भागों को एकत्रित किया जाता है, विश्लेषण में विभाजित किया जाता है और संश्लेषण में एकत्र किया जाता है, संक्षिप्त किया जाता है, संप्रेषण किया जाता है, योजना का निर्माण किया जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है, नवीन विचार उत्पादन किए जाते हैं, वाद विवाद और तर्क वितर्क किया जाता है। मूल्यांकन सिक्स्थ भाग है मूल्यांकन। किसी विषय के औचित्य के बारे में निर्णय दी जाती है, सारांश निकाला जाता है, पक्ष या विपक्ष में तर्क देना, आलोचना करना और मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो आज हमने ब्लूम के द्वारा शैक्षणिक जो उद्देश्य हैं उनका हमने एक पक्ष पढ़ा है, ज्ञानात्मक पक्ष। कल हम पढ़ेंगे भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।